गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 23 अगस्त 2020 है, संडे का दिन है और आज के दिन हम डिस्कस करेंगे कि दैनिक जागरण को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, किस तरह से इसे हम यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं, स्टेट पीसीएस के लिए पढ़ सकते हैं, वनडे एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, किस तरह से ये हमारे प्रीलिम्स में काम दे सकता है, मेंस में काम दे सकता है और इंटरव्यू में काम दे सकता है। देखो, यूपीएससी के बहुत सारे टॉपर ने कहा है, जब आप उसका इंटरव्यू देखोगे या पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ के यूपीएससी निकाला है। ज़रूरी नहीं कि आपको द हिंदू पढ़ें, आप द हिंदू पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बस दैनिक जागरण की जो राष्ट्रीय संस्करण है, राष्ट्रीय संस्करण की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट संस्करण की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए ये अधिक इम्पॉर्टेंट है और उन लोगों ने दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को पढ़ के यूपीएससी निकाला है। तो इसी पे आज हमारा डिस्कशन बेस्ड होगा कि किस तरह से हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, किस तरह से इसे हम कोरिलेट करना सीख सकते हैं, किस तरह से अपने हिस्ट्री की किताब से हम इसे कोरिलेट करें, ज्योग्राफी से हम इसे कोरिलेट करें, इकोनॉमिक्स से हम कोरिलेट करें, पॉलिटी से हम कोरिलेट करें, आईआर से हम कोरिलेट करें और कोरिलेशन किस तरह से करें, ये अधिक इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है, कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो यही आज हमारे डिस्कशन का ध्येय है, थीम है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज का होने वाला है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सुझाव देना है, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं हम। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए, और क्वेश्चन है यूपीएससी ने 18 में क्वेश्चन ये पूछा है, 2018 की यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन है, दो कन्वेंशन, एक कन्वेंशन नंबर 138 और दूसरा है 182। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ILO का जो ये कन्वेंशन है 138 और 182 ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है कि चाइल्ड लेबर, ऑप्शन बी है एडेप्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी है रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइस एंड फूड सिक्योरिटी और ऑप्शन डी है जनरल प्रायोरिटी एट वर्क प्लेस। तो चारों ही ऑप्शन आपके पास है, आपको इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। 2018 की यूपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा है। देखो, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आतंकवाद आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल सिक्योरिटी आपको पढ़ना है, इंटरनल सिक्योरिटी में आपको आतंकवाद के बारे में भी पढ़ना है, आपको वहाँ पे नक्सलवाद के बारे में भी पढ़ना। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट होता है, तो उस दृष्टिकोण से इसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत में फैलाया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ, एक बार आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 27 वर्ष के बाद पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है। दाऊद इब्राहिम ने 1993 का 1993 का मुंबई बम धमाका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस धमाका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसी का था, दाऊद इब्राहिम का ही था। डी कंपनी से हम कहते हैं। तो उसके बाद ये पाकिस्तान भाग के चला गया और पाकिस्तान सरकार ने हाल में, यानी कल ही पाकिस्तान सरकार ने एक्सेप्ट किया है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में रहते हैं। उसके घर का नाम वाइट हाउस है। सवाल ये होता है कि क्या पाकिस्तान सुधर गया है? सवाल ये होता है कि क्या पाकिस्तान में जो है ड्रास्टिक चेंज आ गया? क्यों पाकिस्तान इस तरह से एक्सेप्ट कर रहा है आज? और ना सिर्फ ये एक्सेप्ट किया है दाऊद इब्राहिम को लेकर के, बल्कि 88 आतंकवादियों को एक्सेप्ट किया है कि वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान उसका पनाहगार बन चुका है। और अब चूंकि एक्सेप्ट पाकिस्तान ने किया है तो इनका जितना भी अकाउंट होगा पाकिस्तान में वो सबको फ्रीज कर दिया जाएगा। आतंकवादी गतिविधि पे रोक लग जाएगी। इनकी जो भी आतंकवादी गतिविधि है, जो भी पोषण की गतिविधि है, वित्त जहाँ से इनको आता है, पैसा जहाँ से मिलता है, वो सबको ब्रेक लग जाएगा। तो पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है
इसका सबसे सिंपल रीज़न यह है कि पाकिस्तान वर्तमान में FATF की ग्रे लिस्ट में है। FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसकी ग्रे लिस्ट में है। सितंबर में FATF की मीटिंग होने वाली है और पाकिस्तान को डर है कि कहीं उसे ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए, और यही कारण है कि अगस्त के लास्ट वीक में ये जो है डिसीजन ले रही है, और इन्होंने डिसीजन लेकर के 88 आतंकवादी की सूची बाहर की जो पाकिस्तान में निवास कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। अब पाकिस्तान को आशंका है कि कहीं ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि FATF के नियम का वो पालन करें, और इसी के तहत उन्होंने 88 आतंकवादियों की सूची जारी की है। FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। ये संस्था बेसिकली 2 उद्देश्य से काम करती है। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और दूसरा है आतंकवादियों को वित्त पोषण को रोकना। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, दूसरा है आतंकवादियों को जो वित्त पोषण होता है, आतंकवादी को जो पैसा मिलता है उसको रोकना। और इसी दूसरे के तहत जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को वित्त पोषण करने में सहयोग करने का काम करती है। FATF की स्थापना जो है G7 कंट्री के द्वारा, G7 देश के द्वारा हुआ था। 1989 में पेरिस में हुआ था। हेडक्वार्टर भी इसका पेरिस है। इनिशियली जब FATF की स्थापना हुई थी तो इसमें महज मनी लॉन्ड्रिंग ही शामिल था। इसका मूल उद्देश्य था मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना। लेकिन 2001 में जब अमेरिका पे आतंकवादी हमला होता है, ओसामा बिन लादेन का हमला अमेरिका पे होता है, उसके बाद इसमें शामिल किया गया आतंकवादियों को वित्त पोषण देने का काम। आतंकवादियों को वित्त पोषण को रोकने का काम भी इसमें शामिल किया गया है। कब? जबकि अमेरिका पे आतंकवादी का हमला होता है। इसके 39 मेंबर हैं, 39 सदस्य हैं, और भारत इसका 2010 में सदस्य बना है। तो इतना बेसिक जानकारी है, प्रीलिम्स में अक्सर ये पूछ सकता है, तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। पाकिस्तान क्यों इस लिस्ट को जाहिर किया? इसका रीज़न है कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में शामिल ना हो जाए। और क्या होगा ब्लैक लिस्ट में शामिल हो जाएगा तो? और ग्रे लिस्ट में शामिल हो रहा है तो क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? देखो, ब्लैक लिस्ट में अगर शामिल हो जाएगा तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को फंड नहीं दे पाएगी, कोई भी संस्था पाकिस्तान को फंड नहीं देगी, कोई भी देश पाकिस्तान को फंड नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, और वैसे भी पाकिस्तान कंगाल की स्थिति में चल रहा है। दूसरा है कि अगर ग्रे लिस्ट में भी शामिल है तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पाकिस्तान को पैसा देने का काम करती है, तो पाकिस्तान को बाकायदा हिसाब देना पड़ता है कि एक एक डॉलर पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ पे खर्च किया। ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था, मान लो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को पैसा दिया, लोन दिया, और पता चले कि वो पाकिस्तान जो है उस पैसा का इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, तो इसलिए जो है इस जो ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, यानी वर्ल्ड बैंक अगर पाकिस्तान को पैसा दे रही है तो पाकिस्तान को हर एक डॉलर का हिसाब वर्ल्ड बैंक को देना होगा कि उन्होंने पैसा को कहाँ पे खर्च किया है। और ब्लैक लिस्ट में अगर शामिल हो गया तो पैसा नहीं मिलेगा। देखो, सुशांत सिंह मैटर को लेकर के 2 संस्था काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। बाकी जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक संस्था CBI, चूँकि CBI जांच कर रही है, और दूसरा संस्था ED यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। सुशांत के मैटर में कहीं ना कहीं पैसा का भी इन्वॉल्वमेंट है, मनी का भी इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए ED भी जांच कर रही है। तो ये दोनों संस्था जांच कर रही है। इसके बेसिक नॉलेज, बेसिक फंडा के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। भारत को चीन की 2 टूक बंद करे सीपेक का काम। सीपेक का काम भारत ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आप बंद कीजिए एक बार फिर से। सीपेक का आपको लोकेशन जानकारी होना चाहिए। देखो, यहाँ पे जो ये लोकेशन दिख रहा है इसको बोलते हैं कासगढ़। कासगढ़ कहाँ पे है? चीन में है। और यहाँ पे जो है ये ग्वादर।
तो कासगढ़ से ग्वादर जोड़ने की जो परियोजना है उसे कहा गया है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। कासगढ़ से किसको जोड़ेगा? तो ग्वादर को जोड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो ये पार्ट गुजर रहा है, ये देखो इंडिया का पार्ट है, और यहाँ जो गुजर रहा है तो ये पार्ट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजर रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजर रहा है। और भारत का कहना है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के कश्मीर का अभिन्न अंग है। और निश्चित तौर पे अगर ये यहाँ से मान लो रोड बना रहा है चीन कासगढ़ से ग्वादर तक, तो ये भारत के जो है जम्मू कश्मीर से होकर गुजर रहा है, और वो जम्मू कश्मीर जो यहाँ पे अभी पाकिस्तान का कब्जा है तो वहाँ से होकर गुजर रहा है। तो निश्चित तौर पे भारत की संप्रभुता का ये उल्लंघन है, और भारत बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको जानकारी होना चाहिए। लोकेशन एक बार फिर से देख लो, कासगढ़ से लेकर के ग्वादर तक सीपैक जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार इसको पढ़ सकते हैं आप। सेकेंड पेज पे जो होता है वो नेशनल कैपिटल का न्यूज़ होता है, यानी दिल्ली के राज्य का न्यूज़ होता है, दिल्ली का न्यूज़ होता है। और दिल्ली का न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, लेकिन अक्सर इस पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं होता है। राजनीति पेज पे निश्चित तौर पे कभी कभी आपको अच्छा न्यूज़ मिल जाएगा। सबसे पहला न्यूज़, एलएसी में बदलाव की कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। एलएसी क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसके साथ है? ये चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ क्या है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो पाकिस्तान के साथ जो एलओसी है वो उसकी एक एक इंच जो है डिवाइड किया गया है, बाकायदा संयुक्त राष्ट्र संघ के निगरानी में उसको बांटा गया है, हर जगह पिलर है। लेकिन एलएसी में कहीं कोई पिलर नहीं है। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा है वो परसेप्शन के आधार पे सीमा है। भारत जो है मान लो ये सीमा है दोनों के बीच में, तो कभी क्या करता है कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ आ जाता है, कभी इंडिया क्या करता है पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। अब देखो इशू क्या होता है नॉर्मली पाकिस्तान चीन के साथ, सॉरी कभी कभी चीन के साथ इशू क्या होता है कि जैसे मान लो चीन के साथ हमारी ये सीमा है। अब क्या हुआ कि चीन जो है मान लो 3 किलोमीटर भारत के अंदर आ चुका है, फिर भारत के साथ उसकी संघर्ष होती है, सैनिक भारत के सैनिक उसको कहते हैं कि आप पीछे जाइए, और वो पीछे चला जाता है। तो ये मान लो 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया, 2.5 किलोमीटर पीछे चला गया। तो ऐसा ही नॉर्मली चीन करता आ रहा है, और इसी तरह से उन्होंने भारत के क्षेत्रों पे कब्जा किया है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो 0.5 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया, और ऐसा चीन का टेक्निक है। चीन इसी तरह से अन्य देशों पे भी कब्जा करता है। 3 किलोमीटर आगे आ गया, सेना उसको पीछे भगाएगी, 2 किलोमीटर पीछे चला गया, फिर भी तो 1 किलोमीटर कब्जा उन्होंने कर लिया ना। तो यही चीन की पॉलिसी रहती है, यही चीन की रणनीति रहती है। तो भारत सरकार का स्पष्ट कहना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, जो मई 2020 से पहले था, उसको आप एक बार फिर से बहाल कीजिए। हम उसी पे पूरी तरह से मानते हैं। तो निश्चित तौर पे भारत सरकार का ये कहना है। तो ये इस न्यूज़ से आपको क्या क्या जानकारी होना चाहिए। देखो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए या स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो लोकेशन पे डिस्प्यूट हुआ, गलवान घाटी पे डिस्प्यूट हुआ है, पोगोंग तोसो मोरिरी लेक पे डिस्प्यूट हुआ है, फिंगर फोर्ट पे डिस्प्यूट हुआ है, हॉट स्प्रिंग के क्षेत्र पे डिस्प्यूट हुआ, तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन आप जाकर के देख लेना कहाँ पे है। और साथ ही साथ लिपू लेक दर्रा वहाँ पे भी अभी लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो लोकेशन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और चीन का क्या क्या संबंध है, ऐतिहासिक संबंध क्या है, वर्तमान में क्या क्या संबंध है, हमारे क्या क्या सकारात्मक संदर्भ हैं, सकारात्मक पॉइंट है, भारत और चीन कहाँ पे सहयोग करते हैं, और भारत और चीन को लेकर के कहाँ कहाँ विरोध की स्थिति है, कहाँ नकारात्मक संदर्भ है, और साथ ही साथ क्या कंक्लूजन होना चाहिए। तो मेंस और पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए ज़रूरी है, और इंटरव्यू में भी लगभग इसी चीज़ को आपसे पूछ सकता है। CAA विरोधी हिंसा की स्वतंत्र जांच जरूरी। भाजपा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए,
लेकिन CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करती हैं। क्या बेसिकली ये संशोधन करती हैं? क्या इसका सकारात्मक संदर्भ है, क्या इसका नकारात्मक संदर्भ है, क्यों देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध हो रहा था? बेसिक फंडा है, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। ऑलरेडी पढ़ लेना, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। आप जाकर के अपने बेसिक नोट्स में जाकर के इसको मेंशन कर देना या पढ़ लेना इसको खुद से। देखो, नागालैंड ने के लोकायुक्त के अधिकार छीनने की अपील। नागालैंड के लोकायुक्त की क्या मांग है? देखो, यहाँ पे बहुत अजीब संयोग आपको दिखेगा कि मांग इन्होंने क्या क्या की है। जो लोकायुक्त गए हैं उसकी मांग है कि पुलिस आयुक्त उन्हें छोड़ने के लिए आए, उनकी अगवानी करें, सेना के जवान उसकी सुरक्षा करें, उसको रहने के लिए जो मुख्यमंत्री का आवास है वो दिया जाए। तो इस तरह से आश्चर्यजनक मांगे की गई है लोकायुक्त के द्वारा। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए लोकायुक्त एक्ट जो आया था, लोकपाल अधिनियम 2013 में आया था, उसके बारे में जाकर के पढ़ लेना। आपके बेसिक बुक में ये मिल जाएगा, लक्ष्मीकांत की किताब में भी दिया हुआ है। लोकपाल अधिनियम 2013 के माध्यम से लोकपाल की नियुक्ति केंद्र स्तर पर होती है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में भारत के नए लोकपाल कौन है। और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य स्तर पे होती है। राज्य स्तर पे किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार हो उसकी जांच करने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति होती है, और केंद्र स्तर पे जो है लोकपाल की नियुक्ति होती है। एक्ट दोनों का एक ही है, लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013, इसी के माध्यम से इसकी नियुक्ति होती है। इसका बेसिकली काम क्या है कि जो भ्रष्टाचार है, सरकारी कर्मचारियों पे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा उसका जांच करना बेसिकली लोकपाल का काम है। हालांकि अन्य भी काम है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि लोकपाल एक्ट 2013 के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जाके अपने बेसिक बुक से, अपने जो है स्टैटिक बुक से, अपने लक्ष्मीकांत की किताब से आप इसको पढ़ सकते हैं। जापान संबंधों को नई धार देंगे, रक्षा संबंधों को नई धार देंगे भारत और जापान। भारत और जापान के बीच में समिट होने वाला था। यहां पे देखो दिया हुआ, भारत और जापान के बीच में जो है 14वीं भारत जापान शिखर सम्मेलन दिसंबर में गुवाहाटी में होने वाला था। लेकिन उस समय में क्यों नहीं हुआ कि CAA और NRC को लेकर के, CAA और NRC को लेकर के काफ़ी बड़ा विरोध चल रहा था। कहाँ पे? तो असम में चल रहा था, असम जल रहा था, असम में हिंसा हो रही थी, और इसलिए जो है दिसंबर 2019 में जो बैठक होने वाली थी गुवाहाटी में उसको टाल दिया गया। और उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, कोरोना वायरस के कारण लगातार मीटिंग चल रहा है। तो 14वीं भारत जापान शिखर सम्मेलन अक्टूबर या सितंबर में हो सकता है। बेसिक जानकारी है, ये आपको होना चाहिए। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है कि भारत और जापान के बीच का संबंध। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, यूपीएससी मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि द टाइम हैज कम फॉर इंडिया एंड जापान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंटेम्प्रेरी रिलेशनशिप, one involving global and strategic partnership that will have a great significance for Asia and the world as a whole। सिंपल क्वेश्चन है कि भारत और जापान समय आ गया है कि दोनों मिलकर काम करें, विश्व के लिए काम करें। जैसे मान लो चीन और अमेरिका का अलग गुट है, तो इसी तरह से भारत जो है इन दोनों गुटों का पार्ट ना होकर के एक इंडिविजुअल गुट बने। भारत और जापान दोनों में ये क्षमता है कि दोनों मिलकर के एक स्पेशल गुट बन सकते हैं और पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। उसी को लेकर के चर्चा है, उसी लेकर के क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 2019 के मेंस में। अब देखते हैं दोनों के बीच में क्या क्या संबंध है। भारत और जापान दोनों रक्षा क्षेत्र में, विज्ञान में, व्यापार में सहयोग मजबूत कर रहे हैं। लगातार भारत और जापान की मीटिंग हो रही है, दोनों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं और संबंध को मजबूती करते हैं। 2014 में भारत और जापान ने
स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप को बढ़ाया था। विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी को दोनों देश मिलकर बढ़ाया था। हमारे देश में जो चल रही ट्रेन जो चलने वाली है, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में जो ट्रेन चलने वाली है, जो हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, ये जापान इसको सहयोग कर रहा है बनाने में। जापान हमें पैसा दे रहा है इसको बनाने में। साथ ही साथ अक्टूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप, इंडिया जापान डिजिटल पार्टनरशिप की शुरुआत की गई। अगस्त 2011 में भारत जापान व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता, इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की शुरुआत की गई और इसको लागू किया गया, जहां पे दोनों देश वस्तुओं को, सेवाओं को, निवेश को, बौद्धिक संपदा अधिकार, सीमा शुल्क प्रक्रिया तथा व्यापार से संबंधित अन्य मुद्दों को कवर करते हैं। इसके तहत डिटेल वार्ता होती है, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव वार्ता होती है कि किस तरह से जो हमारे बीच में वस्तु को लेकर के कोई डिस्प्यूट अगर है, सेवा को लेकर के, निवेश को लेकर के, आईपीआर को लेकर के, तो उसको मिल के सॉल्व करें। साथ ही साथ दोनों के बीच जिमेक्स, शिशु मैत्री, धर्म गार्जियन, ये सारे के सारे युद्धाभ्यास होते हैं। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर के मालाबार एक्सरसाइज करती है। इंडिया, यूएसए और जापान तीनों मिलकर के मालाबार एक्सरसाइज करते हैं और साथ ही साथ चर्चा है अब कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जाए। जापान के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट भारत ने साइन किया। जरूरत पड़े तो हम जापान से डॉलर ले सकते हैं और जापान को जरूरत पड़े तो इंडिया से वो डॉलर ले सकता है। साथ ही साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना जापान कर रहा है, दिल्ली से लेकर के मुंबई तक। हिंद प्रशांत महासागर में दोनों देश मिलकर के सहयोग कर रहा है और एक समझौता भी हमने जापान के साथ साइन किया है, जिस समझौता को कहा गया ACSA एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विंग एग्रीमेंट। जिस तरह से कॉमकासा हमने साइन किया है किसके साथ, अमेरिका के साथ, उसी तरह का एक समझौता है जहां पे हम सैन्य और अन्य सामग्री को साझा कर सकते हैं, मिलिट्री को साझा कर सकते हैं, अन्य सामग्री को साझा कर सकते हैं जापान के साथ इस एग्रीमेंट के तहत। अफ्रीका के डेवलपमेंट में दोनों देश मिलकर काम कर रहा है और इसके अलावा भी कई सारे काम हैं जो जापान और इंडिया मिलकर काम कर रहा है। आपको याद होगा कि कोलंबो जो है बंदरगाह जो था, श्रीलंका का कोलंबो बंदरगाह, ये भी डेवलप कर रहा था इंडिया और जापान दोनों मिलकर। तो निश्चित तौर पे भारत और जापान दोनों विश्व को एक नई दिशा देने का काम कर सकते हैं और इस बार जो मीटिंग होने वाली है इसमें रक्षा संबंधों को हम मजबूत करेंगे, इसको चर्चा चल रही है। कोरोना पेज नॉर्मली आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसमें सिर्फ कोरोना से लेकर के न्यूज़ होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे लगातार आप सुनोगे ममता बनर्जी और वहाँ के जो राज्यपाल हैं, ये राज्यपाल साहब हैं वेस्ट बंगाल के और ये वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, दोनों के बीच में लगातार डिस्प्यूट होता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में लगातार डिस्प्यूट होता है और खास करके उस राज्य में जहाँ पे केंद्र सरकार में जो पार्टी है, जिस पार्टी की सत्ता केंद्र सरकार में है, राज्य में उसके विपरीत विचारधारा की अगर पार्टी है तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, राज्यपाल के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में। यहाँ से आप अपने स्टैटिक पोर्शन से जाकर के पढ़ सकते हैं कि राज्यपाल की क्या भूमिका है राज्य में, राज्यपाल की कार्य शक्ति, संवैधानिक प्रोविजन, सब कुछ आप देख सकते हैं। विवेकाधीन शक्ति आप जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ किस कमीशन ने क्या सिफारिश की राज्यपाल को लेकर के, राज्यपाल को लेकर के सरकारी आयोग ने भी सिफारिश की, अन्य आयोग भी बने हैं, द्वितीय प्रशासनिक आयोग भी इसको लेकर के सिफारिश किया है, प्रथम प्रशासनिक आयोग भी इसको लेकर के सिफारिश किया है। कई सारे आयोग बने हैं जिन्होंने राज्यपाल को लेकर के रिकमेंडेशन किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा है राज्यपाल को लेकर के। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, आप इसे पढ़ सकते हैं। अपने स्टैटिक बुक में आपको दिया होगा, आपके लक्ष्मीकांत के बुक में ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा है, तो जाकर के आप वहाँ से पढ़ सकते हैं।
आर्टिकल 370 लगातार चर्चा में है, पहले भी चर्चा में था, अभी भी चर्चा है। अभी चर्चा इसलिए है कि आर्टिकल 370 को रिमूव किए हुए 1 वर्ष हो चुका है 5 अगस्त को, तो इसलिए ये चर्चा में बना हुआ। आपको जानकारी होना चाहिए आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 35A क्या था, आर्टिकल 35A और 370 क्या था, क्यों भारत सरकार ने इसको रिमूव किया, और साथ ही साथ उसका क्या सकारात्मक संदर्भ है, क्या नकारात्मक संदर्भ है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, और इसके साथ ही साथ आपका एक अपना कंक्लूजन क्या होना चाहिए। बेसिक जानकारी है, आपको होना चाहिए। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। 44 वंदे भारत ट्रेन की निविदा निरस्त चीनी कंपनी थी दावेदार। हम देश में 44 अन्य वंदे भारत ट्रेन डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे, और उसका जो मिला था वो बिड, वो मिला था चीनी कंपनी को, इसलिए हम इसको निरस्त करके नया टेंडर फिर से लाएंगे। अब देखो, वंदे भारत ट्रेन के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि किसी ट्रेन में, जैसे ये ट्रेन जो होता है, मान लो ये बोगी है, ये दूसरा बोगी है, ये तीसरा बोगी है, ये चौथा बोगी है। तो ये जो होता है, ये नॉर्मली इंजन होता है, और ये इंजन जितने भी बोगी है सभी बोगी को खींचने का काम करते हैं। वंदे भारत ट्रेन में ऐसा नहीं है, वंदे भारत ट्रेन में इंजन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि हर एक बोगी अपने आप में इंजन होता है, और हर एक बोगी अपने आप में इंजन होता है, हर एक दूसरे को पुश करता है, और इस तरह से ट्रेन आगे बढ़ती है। इसलिए ट्रेन की रफ्तार इसमें काफ़ी अधिक होता है। इसमें पर्टिकुलरली कोई इंजन नहीं होता। हर एक बोगी एक दूसरे को मूव करती हुई है, एक दूसरे को सहयोग करती है, हर एक बोगी एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए वंदे भारत ट्रेन की स्पीड काफ़ी अधिक होती है, राइट। और नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। जो जापान की बुलेट ट्रेन है उसका ही बेसिकली यह कॉन्सेप्ट है। देखो, यहाँ से बांग्लादेश जाली नोटों की तस्कर की हिरासत चाहती है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। NIA के बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। और NIA की स्थापना 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद किया गया था। नॉर्मली कहीं भी आतंकवादी घटना होती है तो उसकी जांच NIA करती है, या आतंकवादी घटना होने वाली होती है तो वैसी कंडीशन में भी NIA जांच करती है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। देखो, विदेशी जमातियों के खिलाफ दर्ज FIR खारिज। यहाँ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से चर्चा हम करेंगे। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया है कि जमाती क्या है भाई, जमाती की शुरुआत कब हुई थी, जमाती की स्थापना किसने किया था, ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो औरंगाबाद पीठ है, इसका डिसीजन आप सुन लो। इन्होंने अपने डिसीजन में कहा कि कोविड-19 जो फैल रहा है देश में, कोरोना वायरस जो फैल रहा है, तो जब भी राजनीतिक सत्ता में होती है और राजनीतिक पार्टी अगर सत्ता में होती है और उस समय में किसी तरह की महामारी होती है, तो इसलिए उस महामारी को किसी सॉफ्ट टारगेट पे डालने का कोशिश किया जाता है, और ये सॉफ्ट टारगेट इस बार जमाती मिले हैं। यानी एक तरह से इन्होंने कहा है कि सरकार जो जमाती के सिरे पे टिकड़ा फोड़ना चाहती है, एक्चुअली जो है जमाती मूलतः कसूरदार नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छुपाने का कोशिश कर रही है। सरकार को जिस समय में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को एक्शन नहीं ली, और सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जमातियों पे इल्ज़ाम लगा रही है, राइट। तो ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये औरंगाबाद पीठ का जजमेंट कर रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट अपने निर्णय में ये कहा है। देखो, EMI वसूली शुरू करने को लेकर के पसोपेश में बैंक, पसोपेश क्या होता पता नहीं भाई, इस तरह से हिंदी वर्ड तो यूज नहीं करना चाहिए, खास करके दैनिक जागरण को। लेकिन एक तरह से मुझे लग रहा है कि उभेर बूंद की बात कर रहा है यह।
देखो मार्च में लॉकडाउन लग गया और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, नॉर्मली लोग जो है जाना बंद हो गया, कोई ऑफिस नहीं जाता था। तो ऐसे कंडीशन में जिन लोगों ने लोन लिया था उसके लोन को जो है किस्त चुकाना था और किस्त चुकाने की बारी आई थी, लेकिन लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, उद्योग बंद है। तो ऐसी कंडीशन में आरबीआई ने कहा कि ठीक है, आपको हम छूट देते हैं, आप आराम से किस्त चुका देना, जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद आप किस्त चुकाने का कोशिश करना या किस्त चुकाना। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये डेट जो है एग्जैक्टली 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 31 अगस्त को ये डेट समाप्त हो रहा है। अब देखो यहाँ दो भाग हैं। पहला तो कॉर्पोरेट ऋण है। कॉर्पोरेट ऋण, बड़ी बड़ी कंपनी जो ऋण ली है, अडानी ग्रुप ने ऋण लिया है, अंबानी ग्रुप ने लिया है, या बड़ी बड़ी कंपनी जो ऋण लिया है। दूसरा जो है छोटे ग्रुप ने जो ऋण लिया है, मान लो किसी ने 2 लाख रुपए का ऋण लिया है, एमएसएमई सेक्टर ने ऋण लिया है, कोई व्यक्ति पर्सनल लोन लिया है, किसी व्यक्ति ने जो है पर्सनल ईएमआई पे, जैसे मान लो गाड़ी परचेज किया उसके लिए लोन लिया है, होम लोन के लिए लोन लिया। तो इसके लिए एक कमेटी बनी थी, ये कमेटी का नाम लिख लेना कहीं आप, केवी कामत कमेटी। तो केवी कामत कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि जो कॉर्पोरेट का जो ऋण है उसको आप रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। रीस्ट्रक्चर मतलब कि जो है उसको एक बार फिर से आप डिसाइड कर दीजिए कि हम 31 अगस्त से नहीं, हो सकता है 1 मार्च 2021 से या अन्य किसी डेट से जो है हम आपसे जो है ईएमआई लेना शुरू करेंगे। तो लोन को रीस्ट्रक्चर करने के लिए उन्होंने बोला कि आप कॉर्पोरेट के साथ लोन को रीस्ट्रक्चर कर दीजिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो खुदरा लोन है, जो मान लो होम लोन है, जो मान लो नॉर्मल व्यक्ति एक पर्सनल लोन लिया, जो व्यक्ति मान लो गाड़ी लोन लिया, 4 व्हीलर खरीदा, उस पर जो लोन लिया, तो खुदरा लोन जो है उस पर आप खुद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। तो केवी कामत कमेटी ने कहा कि बैंक आप खुद डिसाइड कीजिए कि खुदरा लोन पे आप क्या करने वाले हैं। आप इमिडिएटली उससे पैसा मांगिएगा, ईएमआई मांगिएगा, या आप उसको समय दीजिएगा ग्राहकों को। तो इसी को लेकर के उभर बूंद की स्थिति में बैंक फंसा हुआ। देखते हैं बैंक का क्या निर्णय होता है। लेकिन केवी कामत कमेटी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो गन्ना किसान, चीनी में सामंजस्य बिठाने की चुनौती, कल भी मुझे डिस्कस करना था, डिस्कस मैं नहीं कर पाया, आज मैं डिटेल से डिस्कस करता हूं। चीनी उत्पादन, शुगर प्रोडक्शन और चीनी को लेकर के जितनी भी समस्या है हम सब डिटेल से डिस्कस करेंगे। नीति आयोग को रिकमेंडेशन भी डिस्कस करेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों के लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जिस तरह से हम एमएसपी होता है हमारे लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी को यहाँ पे कहा जाता है एफआरपी, फेयर रिम्यूनेटिव प्राइस, उचित और लाभकारी मूल्य, जो चीनी के लिए प्रयोग होता है। रिकमेंडेशन कौन करता है? तो सबसे पहले CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर प्राइस, कृषि लागत मूल्य आयोग, ये जो है रिकमेंडेशन करता है किसको? तो CCEA को, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और ये डिसाइड करता है कि कितना FRP होना चाहिए। क्लियर है इतना? कुछ डाटा हमारे पास, बिल्कुल डाटा है। 5 मिलियन हेक्टेयर पे गन्ना की खेती होती है। हमारे पास 25 मिलियन टन, हमारी मांग है 20 से 25 मिलियन टन हमारी मांग है, जबकि उत्पादन जो होता है 30 से 35 मिलियन टन होता है। यानी लगभग 5 से 10 मिलियन टन का अधिक उत्पादन होता है, हमारी ज़रूरत के से अधिक उत्पादन होता है जो इंडिया विदेश में भेजता है। तीसरा है कि जो कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई है, जो परसों हुई थी, उसमें क्या किया गया है कि 285 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना पे एमएसपी दिया गया, और साथ ही साथ यह भी कहा गया, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह कहा गया है कि 10% गन्ने से शुगर की रिकवरी होना चाहिए।
10% गन्ने से शुगर की रिकवरी होना चाहिए। अगर 10% होता है तो हम 285 रुपये प्रति क्विंटल आपको गन्ना का कॉस्ट देंगे। 10% से मान लो अगर 0.1% अधिक होता है तो फिर 2.85 रुपये आपको अधिक मिलेगा। 0.2% अधिक होता है तो इसका 2 से गुना कर लो। तो जितना अधिक होगा 10% से अधिक गन्ना की रिकवरी, उतना ही अधिक हम आपको भुगतान करेंगे। और जितना कम होगा उतना कम हम आपको भुगतान करेंगे। 285 से निगेटिव भी जा सकता है, 285 से पॉजिटिव भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि गन्ना पे जो है 10% से कितना अधिक या कितना कम शुगर का उत्पादन हुआ है गन्ना से। अब देखो कुछ इशू हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो FRA होता है, फेयर एंड रिम्यूनेटिव, FRP होता है, सॉरी, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस। तो CCA जो है FRP पे डिसीजन ले लिया और क्या करता है कि ये भेज देता है किसको, तो स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर मान लो चुनाव हुआ, मान लो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो वैसे कंडीशन में स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि इसके साथ साथ FRP के साथ साथ जो है बोनस भी कुछ दे देता। तो ये दोनों मिला करके, बोनस के साथ FRA को मिला करके, FRA किसने दिया है, केंद्र सरकार ने दिया। तो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पैसा भेज दिया स्टेट गवर्नमेंट को, FRA। राज्य सरकार क्या किया है कि अगर बोनस देना होगा तो बोनस देगा, अदरवाइज FRA को क्या करेगा, भेज देगा शुगर मिल को। अगर इसे बोनस देता है राज्य सरकार तो उसे कहा जाता है SAP, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस क्या हुआ कि FRP जो केंद्र सरकार ने भेजा और राज्य सरकार ने जो बोनस दिया, दोनों मिला करके SAP कहा जाता है। और नॉर्मली इलेक्शन के समय में राज्य सरकार ऐसा करती है। अब देखो इसको किसको भेज दिया, इसको भेज दिया आपको शुगर मिल को। अब क्या करेगा, शुगर मिल परचेज करेगा गन्ना और जो केंद्र सरकार से MSP आया है उसको दे देगा गन्ना किसानों को। इस तरह से काम होता है। अब देखो यहाँ पे इशू क्या है कि शुगर मिल का जो मालिक होता है उसका एक पॉलिटिकल लॉबी होता है, पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। जितने भी शुगर मिल के मालिक होंगे किसी न किसी पार्टी के MLA होंगे या MP होंगे, या कहीं ना कहीं उनका जुड़ा होगा MLA और MP के साथ। ऐसा देखा गया है। चूंकि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन होता है इसलिए ये इशू बढ़ रहा है। इशू किस तरह से बढ़ रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। देखो एक और फैक्ट है कि पानी की खपत 70% जो होती है, जितना कृषि में पानी इस्तेमाल होता है उसमें 70% पानी का इस्तेमाल सिर्फ गन्ना और धान की खेती में होता है। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1 kg चीनी उत्पादन के लिए लगभग 1500 से 2000 लीटर पानी की खपत होती है। तो हमारे पास ग्राउंड वाटर कम हो रहा है लेकिन हम गन्ना के उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए नीति आयोग का कहना है कि गन्ना का उत्पादन आप कम कीजिए या बंद कीजिए। भारत का जो गन्ना है वो महंगा मिलता है और ऐसे कंडीशन में अधिक उत्पादन अगर होता है तो एक्सपोर्ट को सब्सिडी दिया जाता है। जैसे मान लो 40 रुपये गन्ना इंडिया में मिल रहा है और विश्व में गन्ना मिल रहा है 20 रुपये प्रति kg। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास जो एक्सेस गन्ना का उत्पादन होता है, जो मैंने आपको बताया कि लगभग 10 मिलियन टन जो है गन्ना का एक्सेस उत्पादन होता है, जिसको हम विश्व के बाज़ार में बेच देते हैं। और विश्व के बाज़ार में हमारा कंपटीशन है ब्राज़ील के गन्ना से, ब्राज़ील के चीनी से, जो काफ़ी सस्ता होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जो है भारत सरकार सब्सिडी देती है। भारत सरकार जो है मिल मालिक है उसको सब्सिडी देती है कि आप विश्व में शुगर को भेजिए। तो सब्सिडी का जो मुद्दा होता है जहाँ भी चर्चा में होता है वहाँ पे आपको गन्ना सब्सिडी निश्चित तौर पे चर्चा बना हुआ रहता है। और हमें क्या करना है, अपने राजस्व घाटा को कम करना है, राजकोषीय घाटा को कम करना है। तो हमें सब्सिडी को कम करना होगा, इसलिए गन्ना लगातार चर्चा में रहता है। साथ ही साथ सूखा के समय में देश में अगर सूखा अधिक होता है जब, तो सूखा अधिक होता है और गन्ना के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो सूखा जिस समय अधिक होता है उस समय चीनी का उत्पादन कम होता है। चीनी का उत्पादन कम होता है तो मार्केट में चीनी का प्राइस बढ़ने लगता है और ऐसी कंडीशन में भी
सरकार जो है चीनी मालिकों को, चीनी मिल मालिकों को सब्सिडी देने का काम करती है। तो सूखा के समय में भी सब्सिडी देती है और जिस समय में फसल पैदा अधिक होता है उस समय में भी सब्सिडी देता है। तो दोनों जगह लॉस होता है भारत सरकार को। साथ ही साथ कुछ राज्य में गन्ना की उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अधिक है। तो गन्ना की प्रोडक्टिविटी अधिक है तो अन्य जो फसल है उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है। वहाँ पे चावल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, वहाँ पे गेहूं की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, मटर की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, इसकी उत्पादकता दर घट जाती है। तो नीति आयोग ने क्या रिकमेंडेशन किया है, ये जो न्यूज़ है नीति आयोग को लेकर के है। नीति आयोग ने कहा है कि सरकार आप जो सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं सब्सिडीज कम कीजिए, और सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि 40% क्षेत्र को ही कम कर दीजिए। गन्ना का जितना आपका उत्पादन हो रहा है, जितना आपको डोमेस्टिक गन्ना की आवश्यकता है, जितना आपके घरेलू मांग की ज़रूरत है, अगर जितना आपके पास टोटल क्षेत्र है उसका 40% क्षेत्र कम पे भी गन्ना की खेती कीजिएगा तो घरेलू मांग को वो पूरा कर देगा। जैसे मान लो टोटल मान लेते हैं कि 10 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में जो है गन्ना की खेती हो रही है, तो आप इसमें महज 6 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में ही गन्ना की खेती कीजिए। इससे भी आप अपने घरेलू आवश्यकता की पूर्ति कर पाइएगा। 4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना की खेती की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखो, अब लॉबी आ जाता है, यहाँ पे पॉलिटिकल लॉबी आ जाता है। पॉलिटिकल लॉबी क्या आता है, देखो अब देखो यहाँ पॉलिटिकल लॉबी आता है। पॉलिटिकल लॉबी आता है गन्ना मिल मालिक, उनको एमएसपी का पैसा मिल रहा है। अब उसके माध्यम से एमएसपी का पैसा जाता है किसको, तो किसानों को जाता है, वहाँ भी वो प्रॉफिट लेते होंगे। साथ ही साथ जो है एक्सपोर्ट सब्सिडी भी उसे मिलता है, विश्व के बाज़ार में एक्सपोर्ट करने के लिए उसे सब्सिडी मिलता है। और ये लोग राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि गन्ना की खेती देश में कम हो। दूसरा है कि सरकार, मान लो राज्य सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट अपने किसानों को कहेगी कि आप अपने यहाँ जो है गन्ना की खेती को कम कीजिए? क्या महाराष्ट्र के किसान अपने यहाँ कहेगी कि किसानों को कि आप इसकी खेती कम कीजिए? चूँकि इकोलॉजिकल भी हमारा नुकसान हो रहा, पर्यावरणीय नुकसान हो रहा अधिक गन्ना की खेती से, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा, पर्यावरणीय नुकसान हो रहा, हर एक तरह का नुकसान हो रहा। लेकिन ये सरकार अपने किसानों को नहीं कहेगी क्योंकि वोट बैंक का डर है। तो निश्चित तौर पे ये एक खराब कंडीशन है, इसी को लेकर के लगातार चर्चा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी इसमें और भी चीज़ें जानने के लिए है, फिर कभी हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिक एजेंडा हमने आपके साथ डिस्कस किया। देखो, यूरिया को लेकर के कल भी न्यूज़ था, कल की न्यूज़ की थोड़ा सा चर्चा मैं कर देता हूँ। जैसे क्या होता है कि मान लो 1000 रुपये में आपने एक सिलेंडर परचेज किया, गैस सिलेंडर, तो इसका जो भी सब्सिडी है 200 रुपये आपके डायरेक्टली अकाउंट में आ जाएगा। अभी क्या होता है, लगभग 267 रुपये के आसपास जो है किसानों को एक बोरी यूरिया मिलती है, और इसमें जो है 1800 रुपये का लगभग सब्सिडी भारत सरकार देता है। तो यानी अब क्या होगा, अब क्या होगा कि अब किसानों को कहा जाएगा कि जाइए आप मार्केट से 1000 रुपये का बोरा परचेज कर लीजिए यूरिया का, और इसमें जो सब्सिडी है 800 रुपये की, ये सब्सिडी डायरेक्टली किसान आपके खातों में दे देंगे। जिस तरह से सब्सिडी किसान व्यक्ति को मिलता है गैस सिलेंडर पे, उसी तरह का सब्सिडी किसानों को खाते में मिल जाएगी। किसके लिए? यूरिया के लिए। तो एक अच्छा रिफॉर्म्स है, इसको लेकर के फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 50 किलोमीटर दूर जाने वाले छात्र विवश, तो इसको लेकर के अब मैटर गया कहाँ पे, तो बाल संरक्षण आयोग में गया। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्थान है, और अभी वर्तमान में क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट में इम्प्रूवमेंट किया गया, सुधार किया गया। 1993 का जो एक्ट था उसमें संशोधन किया गया, और उस संशोधन के द्वारा जो इसके अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष को भी उसका एक पदेन सदस्य बनाया गया। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का एक पदेन सदस्य राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को भी बनाया गया। इसलिए ये चर्चा में, आप इसको जाकर के पढ़ लेना।
शहरों की बिगड़ी सूरत शहरीकरण को लेकर के है। देखो आप नोट कैसे बनाओगे। ऐसा नहीं कि शहरीकरण को लेकर के जो ये एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में हर एक डाटा आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जाकर के अपने कॉपी पे शहरीकरण को लेकर के एक पेज बना लेना, कुछ डाटा यहाँ से आपको मिलेगा, उसको आप ऐड कर लेना, और फिर कभी एडिटोरियल आएगा या जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं एडिटोरियल को हाईलाइट करके डाल देता हूँ, खास करके ट्रिब्यून का, दैनिक जागरण का और पायनियर के जो एडिटोरियल है उसको हाईलाइट करके मैं डाल देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो वहाँ भी शहरीकरण को लेकर के आर्टिकल आते रहता है। तो मान लो आपने कुछ पॉइंट शहरीकरण को लेकर के कुछ पॉइंट आज लिख दिया इस एडिटोरियल से, नेक्स्ट डे फिर कभी एडिटोरियल आएगा तो उस एडिटोरियल से भी कुछ पॉइंट आप लिख देना। तो इस तरह से आपका जो है चीज़ें डेवलप होती रहेगी और इसी तरह से नोट बनाया जाता है पेपर से। एक दिन में आप चाहोगे इसी एडिटोरियल में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप पूरा पढ़ के देख लो, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। बावजूद इसके मैं जो डिस्कस करता हूँ आपके साथ, मैं कुछ अपना पॉइंट भी कनेक्ट करता हूँ, कुछ पॉइंट जो मैंने पहले से लिखा हुआ उसको भी मैं मेंशन करके यहाँ पे चर्चा करता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट इसी एडिटोरियल का है कि जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, शहरी मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर हैं, उनका कहना है कि 2030 तक 40% आबादी शहरों में रहने लगेगी। भारत की टोटल आबादी की 130 करोड़ जनता की 40%, लगभग 70 करोड़ लोग शहरों में रहने लगेंगे। कब? 2030 तक। 2001 में जो है 27% लोग शहर में रहते थे, 11 में 31%, 18 में 33% और 30 में जाकर के 40% लोग शहरों में रहने लगेंगे। तो शहर में अगर लोग रहेंगे तो होगा क्या? होगा क्या कि जैसे नोएडा पहले था तो ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई, न्यू दिल्ली था तो ग्रेटर न्यू दिल्ली की स्थापना हो रही है, पटना है तो ग्रेटर पटना की स्थापना हो रही है। यानी शहर के जो आसपास के क्षेत्र हैं, जो गांव था जहां पे कृषि हो रही थी, उसको भी शहर में तब्दील किया जा रहा है। शहरीकरण का क्या क्या प्रमुख कारण है, और उससे पहले मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। मान लो मेंस में एक क्वेश्चन देगा कि शहरीकरण से आप क्या समझते हैं, और शहरीकरण में वृद्धि के कारणों पे चर्चा करते हुए समाज पे पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन की मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि शहरीकरण से पहले बात तो क्या समझते हैं आप, दूसरी कि शहरीकरण के वृद्धि के क्या क्या कारण हैं और उस पर समाज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो शहरीकरण का क्या क्या कारण है, सबसे पहले कारण पे हम चलते हैं। सबसे प्रमुख कारण है बेरोजगारी। हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास जॉब नहीं है, इसलिए हम शहर जाते हैं। लोग शहर जाते हैं क्योंकि गांव में उसके पास रोजगार की कमी है। दूसरा कारण है कि जोत की भूमि, जो एग्रीकल्चर लैंड है, उस भूमि का छोटा होना। अमेरिका में एग्रीकल्चर जो होता है वो इंडिया से अधिक प्रोडक्टिविटी होता है। उसका रीज़न है कि उसका जो है जोत का साइज़ जो है काफ़ी बड़ा होता है, एग्रीकल्चर का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और वहाँ पे मशीन के माध्यम से कृषि किया जा सकता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर का साइज़ छोटा होता है काफ़ी भारत में, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। और एग्रीकल्चर का साइज अगर काफ़ी छोटा होगा तो सोचो क्या मशीन के माध्यम से वहाँ कृषि हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। मशीन के माध्यम से कृषि नहीं होगा तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी उतनी होगी नहीं। तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो लोग शहर जाएंगे, गांव में रहेंगे नहीं। तो ये भी एक कारण है। परिवार के जो है आकार बड़ा होना भी एक कारण है। साथ ही साथ जाति प्रथा भी एक प्रमुख कारण है। गांव के जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, गांव के जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं, उसे गांव में आज भी प्रताड़ित किया जा रहा है उसकी जाति के आधार पे। तो निश्चित तौर पे जब वो शहर जाता है तो उसके लिए जो है ये जातिगत आधार पे उनके लिए प्रताड़ना जो होती है गांव में वो मिट जाता है, और इसलिए वो शहर मूव करता है। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शहरी क्षेत्र में भौतिक सुख सुविधाओं का विकास हुआ है। शहर में बुनियादी व्यवस्थाएं, शिक्षा आपको मिल जाता है, स्वास्थ्य मिल जाता है, परिवहन सेवा मिल जाता है, जो गांव में नहीं मिलता है। गांव में आपको हॉस्पिटल नहीं मिलता है, गांव में आपको एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट नहीं मिलता है, गांव में आपको यूनिवर्सिटी नहीं है, गांव में आपको स्कूल नहीं है। इसलिए लोग शहर की ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ कृषि में होने वाले नुकसान की वजह से लोग कृषि को छोड़कर रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं। और कृषि मंत्रालय के मुताबिक खेती पर निर्भर 40% लोग ऐसे हैं जिसको अगर विकल्प दिया जाए, ये डाटा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्तमान में कृषि पे निर्भर
40% ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से कृषि नहीं कर रहे हैं, मजबूरी के कारण कृषि कर रहे हैं, और अगर उसे मौका मिलेगा तो वो कृषि कभी भी छोड़ सकते हैं। 1990 के बाद निजी क्षेत्रों का विकास हुआ, जिससे बड़े कारखाने बने, फैक्ट्री बने और शहरों का विकास तेजी से हुआ है। तो निश्चित तौर पे शहर की जो आकर्षण है उससे लोग आकर्षित होकर के शहर जाते हैं। तो अब शहरीकरण की क्या क्या समस्या है? सबसे पहली समस्या तो अति शहरीकरण है। जनसंख्या पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा शहर में बढ़ गया, ओवरलोड हो गया। सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। सामाजिक सुरक्षा का अभाव क्यों है? क्योंकि कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों के जो प्रवासी भारतीय थे वो रिटर्न क्यों हो रहे थे? क्यों केरल से लोग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश रिटर्न हो रहा था? तो इसका रीजन था कि उसे सोशल सिक्योरिटी का अभाव था, उसके पास पेंशन कार्ड नहीं था, उसके पास राशन कार्ड नहीं था। जो राशन कार्ड उसको चूंकि घर पे ही बनता है, गाँव में बनता है, लेकिन राशन कार्ड के अभाव में उसे राशन नहीं मिल रहा था, सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल रहा था। इसलिए भी ये प्रवासन का बहुत बड़ा रीजन था। किस तरह से मजदूर देश के विभिन्न छोर में लौट रहे थे, अपने गांव में लौट रहे थे, उसका रीजन था यह। आवास और गंदी बस्तियां की समस्या है, परिवार विघटन की समस्या है, निर्धनता की समस्या है, पर्यावरण समस्या भी है। शहर में लगातार औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पे औद्योगिकरण अगर बढ़ेगा तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, तो पर्यावरण समस्या भी क्रिएट होगी और आर्थिक असमानता क्रिएट हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। ये सारी की सारी समस्या शहरीकरण की समस्या है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ बेसिक पॉइंट हमने आपके साथ चर्चा किया। तो शहरीकरण को लेकर के क्यों शहरीकरण की इशू है और शहरीकरण की क्या क्या समस्या है उस पर हमने चर्चा किया। लेकिन सरकार को क्या क्या करना चाहिए इस पर हमने चर्चा नहीं किया। इस पर कुछ पॉइंट आप खुद अपना डेवलप करना है कि आपको अगर मान लो एक जिले के डीएम रहोगे तो अपने एरिया में शहरीकरण की समस्या से निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको लेकर के खुद आप सोचना। अब चीन कर रहा है नेपाल की जमीन पे कब्जा। चीन एक पॉलिसी पे काम करता है। मैंने आपके साथ लगातार बताया है कि चीन एक पॉलिसी पे काम करता है और चीन के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, सॉरी राष्ट्रपति होते हैं, अपने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो एक हथेली और 5 उंगली का सिद्धांत पे वो काम करता है। और बाकायदा वो अपने जनता को बोलता, हथेली क्या हुआ उसके लिए तिब्बत का क्षेत्र, और 5 उंगली क्या हुआ, पहला उंगली हुआ आपको अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उंगली हुआ उसके लिए भूटान, तीसरा उंगली उसके लिए हुआ सिक्किम, चौथा उंगली हुआ नेपाल और 5वां उंगली हुआ उसके लिए लद्दाख। तो चीन के नेता का कहना है कि ये जो है तिब्बत तो उसका है ही, ये सारे के सारे जो उंगली है ये एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ तिब्बत है, ये तिब्बत का ही एक क्षेत्र है और आज न कल हम उसे आप कब्जा करके रहेंगे। और उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि चीन और भारत का जो डिस्प्यूट चलता है वो लद्दाख में चलता है, नेपाल पे चीन कब्जा कर रहा है उसी के फलस्वरूप। इसी तरह से भूटान पर देखते हैं कि वहाँ पे डिस्प्यूट चलता है, सिक्किम पे डिस्प्यूट हमारा चलता है और अरुणाचल प्रदेश पे डिस्प्यूट चलता है, क्योंकि जो चीन सरकार की रणनीति है कि ये सारे के सारे क्षेत्र उनके क्षेत्राधिकार में आता है, ये सारे के सारे क्षेत्र तिब्बत का पार्ट है और चूंकि तिब्बत पे चीन ने कब्जा कर लिया है इसलिए ये क्षेत्र भी उनका है। तो ये चीन की अपनी सोच है, अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानकारी आपको होना चाहिए। देखो, ईरान पे संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रतिबंधों के मामले में अमेरिका पड़ा अकेला। इसका रीजन क्या है? एक समझौता के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए जिससे कहा गया JCPOA। हम डिटेल से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऑलरेडी हमने इस पर चर्चा किया है। इस जो समझौता का नाम है, इसका नाम पूरा नाम है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर एक्शन। ईरान न्यूक्लियर डील भी इसे कहा जाता है। इसको साइन करने वाले जो देश थे वो P5+1 कंट्री थे। P5+1 कंट्री। P5 में कौन से देश हैं? जो संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी 5 देश हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस।
ये 5 देश थे और +1 में एक्स्ट्रा एक देश थे जो जर्मनी था। तो ये जो 6 देश थे इन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील पे साइन किया और ईरान न्यूक्लियर डील से सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बाहर निकला, यूएसए बाहर निकला और अन्य कोई देश आज तक ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर नहीं आया। बावजूद इसके अमेरिका के निकलने से ईरान न्यूक्लियर डील अप्रभावी हो गया। लेकिन सवाल ये होता है कि जब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल रहा था तो उन्होंने अपने सहयोगियों से सलाह नहीं ली, उन्होंने ब्रिटेन से सलाह नहीं लिया, उन्होंने फ्रांस से सलाह नहीं लिया, रशिया से सलाह नहीं लिया, उन्होंने चाइना से सलाह नहीं लिया, उन्होंने जर्मनी से सलाह नहीं लिया। इसलिए ये देश नाखुश हैं और ईरान पे प्रतिबंधों की वैश्विक मामले में अमेरिका अकेला पड़ गया है, क्योंकि ईरान पे प्रतिबंध लगाने से पहले ईरान न्यूक्लियर डील साइन जो किया था सभी ने मिलकर किया था, लेकिन उससे जब अमेरिका बाहर निकल रहा था तो उन्होंने अपने सहयोगियों से पूछा नहीं था। तो बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। एप्पल का सफर ऐसे पहुंची शीर्ष। एप्पल दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी है, हालांकि वैसे दूसरी कंपनी है लेकिन पहली प्राइवेट कंपनी है जो $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी हो चुकी है, जिसकी एप्पल की इकोनॉमी विश्व के कई देशों की संयुक्त इकोनॉमी से भी अधिक है। एप्पल की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की हो चुकी है ऑलरेडी। भारत की कितनी इकोनॉमी है पता? सॉरी 1 ट्रिलियन नहीं, $2 ट्रिलियन। एप्पल की इकोनॉमी $2 ट्रिलियन, इसको मैं अगर कन्वर्ट करूँ पूरी तरह से तो ये होता है 2 लाख करोड़ डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। और आपको पता है कि भारत की जीडीपी कितनी है? तो भारत की जीडीपी है $2.93 ट्रिलियन। तो एप्पल का टोटल वर्थ $2 ट्रिलियन से थोड़ा सा ही अधिक भारत की टोटल जीडीपी है। तो एप्पल विश्व की दूसरी सबसे कंपनी बनी है जो $2 ट्रिलियन की कंपनी बनी है। मात्र एक एप्पल कंपनी विश्व के कई देशों की जीडीपी से अधिक है। इस पहली जो कंपनी है वो अरेमको कंपनी है। ये कंपनी है कहाँ की? तो ये कंपनी है आपको सऊदी अरब की कंपनी है, लेकिन ये सरकारी कंपनी है। तो प्राइवेट कंपनी पहली जो बनी है $2 ट्रिलियन की वो एप्पल है। बेसिक जानकारी है, आप याद रख लेना, वनडे एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। देखो यहाँ छत्तीसगढ़ में तमोर पिंगला अभ्यारण्य में मिले 11वीं सदी के किले के अवशेष। आपको यह जानकारी होना चाहिए, यूपीएससी नॉर्मली आपसे पूछ देगा कि हाल में चर्चा में रहे तमोर पिंगला अभ्यारण्य जिसमें 11वीं सदी के अवशेष मिले हैं वो किस राज्य में है? तो याद रख लेना आपको, यह है छत्तीसगढ़ में। चलो आज देखो इतना ही न्यूज़ था। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया आपके साथ कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितनी जानकारी आपको लेना चाहिए, स्टैटिक पोर्शन से किस तरह से कोरिलेट कर सकते हैं अपनी न्यूज़ को। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन चाइल्ड को लेकर के, बच्चों को लेकर के आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। बच्चे लगातार चर्चा में हैं और यूपीएससी क्वेश्चन बच्चों से लेकर के, चाइल्ड से लेकर के पूछ देता है। और ये जो कन्वेंशन हुआ है 138 और 182, ये दोनों ही कन्वेंशन ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन है जिस पे भारत ने ऑलरेडी हस्ताक्षर किया हुआ है और ये रिलेटेड है चाइल्ड लेबर को रोकने से। बच्चों को जो लेबर करवाया जाता है, बच्चों से जो काम करवाया जाता है उसको रोकने को लेकर के ये दोनों ही कन्वेंशन है 138 और 182। चलिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।